स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट 1 है हमारी, चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है बेटा। तो ये जो यूनिट है, इस यूनिट में हमारे पास वैसे 4 चैप्टर हैं। ठीक है। एक चैप्टर हमारा यहाँ पे जूलॉजी का है, एनिमल किंगडम, बाकी 3 जो है बॉटनी के अंडर आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड वो तो दोनों के अंडर आ सकता है वैसे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है और उसके बाद फिर प्लांट किंगडम है। ठीक है, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर आएगा एनिमल किंगडम। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करते हैं, और लिविंग वर्ल्ड में यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, वेरी वेरी मच वंडरफुल। The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, desert or hot springs, leave us speechless. यानी कि variety of habitats में variety of organisms पाए जाते हैं, living organisms, चाहे वो हम प्लांट्स की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें. द ब्यूटी ऑफ ए गलापिंग hordes of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking sharks evokes awe and a deep sense of wonder. यानी कि उनमें मतलब जस्ट वैरायटी ही नहीं है, एक्चुअली उनका अमेजिंग इंटरेक्शन है एक दूसरे से, एज वेल एज विद नेचर. The ecological conflicts and cooperation among members of a population and among populations of a community, or even the molecular traffic inside the cell, make us deeply reflect on what indeed is life. यानी कि मैक्रो लेवल पे अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉपरेशन ये दोनों प्रेजेंट हैं जो जो किसी भी पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनके बीच में. ठीक है, वो तो है ही, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक चल रहा है सेल के अंदर, यानी कि thousands and thousands, actually lakhs or millions of molecules are actually interacting with each other each and every second. Okay, moving inside the cell, moving outside the cell, being synthesized in the cell and transporting outside, or being absorbed by the cell and then being processed. ठीक है, वो चाहे कोई भी प्रोसेस मतलब हो रही हो वहां पर, लेकिन इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके लगता है व्हाट द लाइफ इज एक्चुअली. सो यहाँ पर 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चन है इसी के अंदर. एक तो फिलोसॉफिकल वाला है, ठीक है, स्पिरिचुअल चला जाता है, वो मतलब जीवन क्या है जीवन. ठीक है, वो अलग बात है. ठीक है, वो हम यहाँ एड्रेस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस करेंगे टेक्निकल वाला. ठीक है, कि the first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is the philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. ठीक है, तो वो नहीं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. As scientists we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living. ठीक है, तो लाइफ क्या है, उसके लिए लाइफ की प्रॉपर्टी क्या है, लिविंग. ठीक है, लाइफ हम कहां पर कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम कहते हैं वही इसमें लाइफ है. ठीक है, तो हम लिविंग की बात कर लें तो व्हाट इज लिविंग, यहां से स्टार्ट होता है हमारा. व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वही डेफिनेशन हो जाएगी लिविंग की. ठीक है, तो जो एक्चुअली मेंबर्स हैं वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करती है उस पर्टिकुलर टर्म को. ठीक है, तो मेंबर्स कौन है, वही जो पॉपुलेशन के मेंबर हैं, कौन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं. तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique features of living organisms. कितने हो गए ये, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स. केवल सेंस करने की कैपेसिटी नहीं, सेंस करने के बाद वो उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं. अब हो सकता है कि भाई ये पेन है, ये पेन सेंस कर रहा है. ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा ये सेंस कर रहा है, जब तक कोई रिस्पांस यहां पर नहीं आएगा तब तक मतलब मैं तो ये नहीं मान सकता ना कि ये सेंस कर रहा है, ये लिविंग है. ठीक है, अब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आप बीच में जो है हाँ ना सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये बात पूछते रहते हैं, इंटरेक्शन करते रहते हैं, रिस्पॉन्स देते रहते हैं जो भी आप समझते हैं. तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि हाँ आप लेक्चर में इन्वॉल्व हैं, आप कॉन्शियसली इन्वॉल्व हैं लेक्चर में, आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है. ठीक है, ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो भी हो रहा है उस पर आपने रिस्पॉन्स किया. अगर रिस्पॉन्स ना करते तो मैं मतलब ये कहता कि इन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्लास में. ठीक है, कहते भी है ना टीचर्स कई बार. ये तुम रखे हुए हो, तुम बैठे हुए नहीं हो. ठीक है, रखे हुए यानी कि जैसे बॉटल है रखी है, ये स्पीकर्स हैं ये रखे हैं. ठीक है, रखे हुए होने और बैठे हुए होने में डिफरेंस है. जब कोई चीज रखी हुई होती है तो रिस्पॉन्ड नहीं करती, लोग बैठे हुए होते हैं तो रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, तो ये मैं जो है
ये बहुत ही गजब एक वो है, डिफरेंशिएशन है कि नॉन लिविंग चीजें रखी हुई होती हैं, लिविंग चीजें बैठी हुई होती हैं, ठीक है। यानी कि बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो यहाँ पर ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, और कॉन्शियसनेस इसको कहेंगे हम। एबिलिटी टू डिटेक्ट द स्टिमुली एंड देन टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एबिलिटी से लेकर माइंड तक, ये जो जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। One can add a few more features like metabolism, ability to self-replicate, self-organize, interact, and emergence to this list. Let us try to understand each of these. One by one इनकी कैरेक्टरिस्टिक को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले ग्रोथ है, all living organisms grow, ठीक है। इंक्रीज इन, अब ये ग्रोथ जो है ये अलग अलग डेफिनेशंस है इसकी, इसलिए इसको अलग अलग लेवल से देखा जा सकता है। जैसे कि इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ, मास में इंक्रीज या नंबर में इंक्रीज, ठीक है, इन सबको हम ग्रोथ कहेंगे। वेट में इंक्रीज हो रहा है, मास में, ठीक है, या साइज में इंक्रीज हो रहा है, तो उसके दो हो सकते हैं रीजन, या तो उसका मतलब या तो जो है नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, ठीक है, या नंबर ऑफ मतलब पार्टिकल बढ़ रहे हैं, या पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, या तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या तो पार्टिकल का साइज बढ़ रहा है, दो चीजें हो सकती हैं, तो उसको हम कहेंगे ग्रोथ। तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, दोनों को ही हम कैरेक्टरिस्टिक में इसमें एक्सेप्ट करेंगे। अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, a multicellular organism grows by cell division. In plants this growth by cell division occur continuously throughout their life span. अब यहां पर है प्लांट वर्सेस एनिमल with respect to what, with respect to growth, with respect to growth हमें पता चल रहा है कि भाई प्लांट्स में कैसे ग्रोथ होती है, एनिमल में कैसे ग्रोथ होती है। सो प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, इनडेफिनेट ग्रोथ भी कह सकते हैं इसको हम, ठीक है। प्लांट्स में हम कह सकते हैं कि इनडेफिनेट ग्रोथ है, इनडेफिनेट ग्रोथ, जबकि एनिमल्स फाइनाइट ग्रोथ है, ये हम कहें कि डिटरमाइंड ग्रोथ है। ऐसे नहीं होगा कि ये ग्रो करता ही चला जाएगा, ऐसा नहीं है। However, cell division occur in certain tissues to replace lost cells. ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में ग्रोथ नहीं होती है, एक सर्टेन एज तक होती है, ये तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टेन एज तक सेल के नंबर बढ़ जाने पर फिर लाइफ में कभी सेल के नंबर नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर डीजनरेशन होता जाता है पूरी बॉडी में सेल्स का, वैसे वैसे नई सेल्स आती जाती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिविजन। ऑल्सो कहने का क्या मतलब है, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने मल्टी सेलुलर की बात की थी, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन, इन्होंने ये कहा था, ठीक है। तो बाद में क्या कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन। ऑल्सो ग्रो बाय कहने का मतलब क्या हो गया, यूनि एज वेल एज मल्टी सेल्युलर animals grow by cell division. One can easily observe this in vitro cultures by simply counting the number of cells under the microscope. माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें, और सेल काउंटर मशीन होती है हमारे पास, सेल हम जैसे हिमेटोमीटर होता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइटोमीटर होता है, तो उससे हम आरबीसी काउंट कर पाते हैं। तो वैसे ही इन विट्रो कल्चर अगर हम करेंगे सेल का, तो वहां पर भी सेल्स को काउंट कर सकते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है, बाकी नॉन लिविंग में नहीं होता। इसीलिए हमने कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स और प्लांट्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। ग्रोथ हो रहा है तो उसको हम रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, लेकिन कैसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि हायर एनिमल के अंदर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो सेल तो रिप्रोड्यूस कर रही है ना, उससे हो क्या रहा है, वो जो एनिमल है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कहा गया है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ। Mountains, boulders and sand mounds do grow,
However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. अब यहाँ पर ग्रोथ को बताया गया है लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, ठीक है। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग होते हैं वो एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, जबकि हम सरफेस पे कुछ नहीं लगाते, ठीक है। सरफेस पे कोई सेल नहीं हम लगाते, सेल का कोई पेस्ट नहीं लगाते हम सरफेस पे। एक्चुअली हमारी बॉडी अंदर से ग्रो हो रही है, ठीक है। देयर इज इंटरनल ग्रोथ इनसाइड इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन है, दिस इज द मेजर डिस्टिंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कैन नॉट बी टेकन, इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कंसिडर कर सकते। Conditions under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of living system. A dead organism does not grow. डेड ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ग्रोथ जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, लेकिन ये कोई डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम बट इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जो कि मतलब एक्सक्लूसिव हो जाए, उसका कोई एक्सेप्शन वगैरह जो है कुछ खास हो ना, उसको हम कहेंगे डिफाइनिंग फीचर। जब डेफिनेशन देते हैं किसी भी चीज की तो डेफिनेशन में वो सारी प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, उस डेफिनेशन के बेसिस पे आप उस चीज को समझ पाते हैं। लेकिन अगर ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे कि नॉन लिविंग मटेरियल जो है वो आउटसाइड से ग्रो करते हैं और वहां पर सेल नहीं है, तो सेल के नंबर या सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का मास ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, हमें क्या पता ऑर्गेनिज्म क्या है, हमें तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिसमें मिल जाएंगे वही हमारे लिए ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिट्टी का ढेला है, वो जो पेबल है, वो जो बाउल्डर है, वो जो माउंड है, तो अब उसमें टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है वहां पर, लेकिन वहां पर हमें कोई लिविंग एंटिटी भी नहीं दिखी, कोई सेल नहीं दिखी, हम तो सेल के नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। अगर दूर से हम देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर बड़ा होता हुआ हमें दिखाई देगा टाइम के साथ, अगर कहीं रखा हुआ है, धूल आंधी चल रही है तो उसके ऊपर वो सारी चीजें आ जाएंगी, सॉइल के पार्टिकल्स आ जाएंगे, धूल वगैरह आ जाएगी, वो बढ़ जाएगा, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर सेल नहीं है। ये सेल के नंबर बढ़ने से उसके अंदर इंक्रीज नहीं हुआ है। और सेल अगर छोड़ भी दो आप, तो अगर आप देखो कि हमारे अंदर जो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्रॉपरली लिविंग कैटेगरी में आते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, यानी कि जो इंडिविजुअल एंटिटी है, जो हमारे केस में सेल है और वो पेबल जो है मिट्टी का ढेला, उसके केस में सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स अंदर से ग्रो नहीं हो रहे हैं, सॉइल पार्टिकल्स ऊपर से आके लग रहे हैं, जबकि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे अंदर सेल्स अंदर से डिवाइड हो रही हैं, जिसकी वजह से बॉडी ग्रो हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइकवाइज यानी जैसे ग्रोथ है, जैसे ग्रोथ है वैसे रिप्रोडक्शन है। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन मतलब वो करती हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स, डेफिनेशन आ गई बेटा, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents। more or less मतलब ऐसा देखने से लग जाए प्रोजेनी को कि अच्छा ये प्रोजेनी जो है इस पेरेंट से डिसेंड हुआ है, ठीक है। तो more or less सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी प्रोजेनी में अपने पेरेंट्स से। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जनरली जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज इट इज मोर प्रीडोमिनेंट एज कंपेयर टू एसेक्सुअल वन। तो इसलिए रिप्रोडक्शन की जब भी बात करते हैं तो बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो रही है, ये ऑब्वियस होता है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, अब एसेक्सुअल की पहले बात कर रहे हैं, फंजाई है, मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। आप क्या करो, यहां पर लिख लो, फंजाई की बात हम कर रहे थे कि फंजाई मल्टीप्लाई करता है और स्प्रेड हो जाता है इजीली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। अच्छा पता है, अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इनडायरेक्टली तारीफ कर दी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन्होंने इनडायरेक्टली सिग्निफिकेंस बता दिया। कैसे? इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, हाउ द फंजाई स्प्रेड अप टू longer distances। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाता है कि भाई ऐसा क्या होता है कि फंजाई जो है दूर दूर तक स्प्रेड हो जाते हैं। कैसे होता है ये? बिकॉज मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं वो, जिसकी हेल्प से ऐसा कर पाते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बर्डिंग। ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग है। लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। वी ऑब्जर्व बर्डिंग इन प्लेनेरिया। ये लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल, क्योंकि आगे किसकी बात करने जा रहे हैं? मल्टी सेलुलर। हाइड्रा भी मल्टी सेलुलर है, लेकिन हाइड्रा का लोअर टेक्सॉन है। हाइड्रा का जो हायरार्की है वो लोअर है, क्या है? सिलेंड्रेट है। जबकि प्लेनेरिया क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ। तो इन प्लेनेरिया यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म, इन प्लेनेरिया, प्लेनेरिया यानी कि मतलब सुनो सुनो सुनो, हायर ऑर्गेनिज्म नहीं है प्लेनेरिया, हायर ऑर्गेनिज्म देन हाइड्रा, देन हाइड्रा। हायर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है, लेकिन हाइड्रा के कंपैरिजन में तो हायर है। तो यहां पर क्या होता है? वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन कहां ऑब्जर्व होगा? सबसे पहले प्लेनेरिया में। ट्रू रीजनरेशन क्या है? फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ट्रू रीजनरेशन। अब मुझे बताओ कि ऑटोटॉमी और रीजनरेशन, ऑटोटॉमी और रीजनरेशन, इसके बारे में बताओ। सर रीजनरेशन होता है मतलब अपने पार्ट जो लॉस्ट हो गया उसको रीजनरेट करना, उसको दोबारा से रीजनरेट करना। तभी तो और रीजनरेट है, ऑटोटॉमी हो री गया का कि, मतलब ही हो गया दोबारा। और ऑटोटॉमी मतलब अपने सेल अपने अपने आप पोटेंशियल होना कि वो खुद जनरेट हो जाए। खुद ही। सर मतलब इसका एग्जाम्पल बताया था, लिजर्ड होता है जो, हम्म। एंड जो रीजनरेशन हो गया वो जैसे हाइड्रा होता है या स्टारफिश होती है। स्टारफिश का अगर कोई वो कट जाता है तो वो अपने आप में रीजनरेट हो जाता है। विंग कहेंगे उसे, या जो भी स्टारफिश का एक ट्रायंगुलर पार्ट, अगर वो कट जाता है तो अपने आप ही रीजनरेशन हो जाता है, उसका ग्रोथ हो एक जाती है, आर्म, उसे रीजनरेशन कहेंगे। स्टारफिश की कोई एक आर्म अगर हट जाती है, ठीक है, ये ऑटोटॉमी हो सर, जाती है उसमें। ऑटोटॉमी यानी कि ये सर, इंटेंशनल डिटैचमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट, ठीक है, ये ऑटोटॉमी। सर, तो ऑटोटॉमी अगर हो जाती जैसे कि है, सर लिजर्ड्स। लिजर्ड में भी हो जाती है ऑटोटॉमी, ऑक्टोपस में भी ऑटोटॉमी ये हो सर, जाती है। तो ये जो ऑटोटॉमी होने के बाद ऑक्टोपस की बात की जाए तो वो जो आर्म है ना, उससे पूरा ऑक्टोपस नहीं बनता, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये चिपकली की सर, बात करें, लिजर्ड में भी जो वो पूंछ उसकी कट जाती है ऑटोटॉमी से, उस पूंछ से पूरी लिजर्ड नहीं बनती, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेनेरिया होता है, प्लेनेरिया इस टाइप का है कि अगर प्लेनेरिया के हम बहुत सारे टुकड़े कर दें, ठीक है, प्लेनेरिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया हमने, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को हम अगर मल्टीपल मल्टीपल सेगमेंट्स इसके कर दें, ठीक है, और ये वाला सेगमेंट ले लो, तो इस सेगमेंट के ऊपर हेड बन जाएगा और इस सेगमेंट के नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली टेल बन जाएगी। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से जो लॉस्ट पार्ट है, जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, जो डिटैच्ड पार्ट है, जो जो ब्रेकडाउन पार्ट है, उससे पूरी बॉडी अगर बन जाए तो उसको क्या बोलोगे? ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। और फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम a new organism. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. इन्होंने फंजाई और प्लांटी में बता दिया बेटा कि
एनिमल में तो हम जानते हैं, एनिमल में कौन है, स्टारफिश है ना, स्टारफिश है। तो लेकिन यहां पर अगर हम बात करें फंजाई की बात करें, फिलामेंटस एल्गी की बात करें, मॉसेस के प्रोटोनिमा की बात करें, जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है लाइफ साइकिल में, तो ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन, वहां पर फ्रेगमेंटेशन ही होता है। और न केवल ये, बल्कि जहां पर जो इंटरनोड और नोड होता है उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी तो बोलते हैं बेटा, याद आ रहा है क्या? जी सर। है ना, फ्रेगमेंटेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी तो पढ़ते हैं कि कलम लगा दी, उसकी कलम लगा दी, ठीक है, तो वो भी फ्रेगमेंटेशन ही है। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth। ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है, जहां पर बताया कि अगर कुछ एक ऐसे लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अगर हम कंसिडर करें तो उनको हम बोलेंगे कि वहां पर रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। Increase in number of cells, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number or mass। ठीक है, मतलब कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ का कहने का क्या मतलब है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। देन वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, यानी कि जो ग्रोथ है वो सेल नंबर या सेल मास इंक्रीज होने का ही नाम है। ग्रोथ इज equivalent to increase in number or mass. Hence we notice that the single cell organism, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction। Why? Because growth होगा तो सेल के नंबर बढ़ेंगे, और सेल के नंबर बढ़ेंगे तो उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्यों? एक ऑर्गेनिज्म से मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के केस में बहुत ज्यादा क्लियर कट बाउंड्री वहां पर नहीं है कि भाई इसको यही बोलेंगे, इसको वही बोलेंगे, नहीं, वहां रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है सिनोनिम की तरह यूज करते हैं। अमीबा अगर बाइनरी फिशन करके 2 हो गया तो एक्चुअली उसने अपना नंबर बढ़ा लिया, नंबर कितने हो गए सेल के, तो अब 1 से 2 हो गए वहां पर, तो सेल का नंबर बढ़ गया। सेल का नंबर अगर बढ़ेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ। हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, उसको अगर हम ग्रोथ बोल रहे हैं तो ये जो बाइनरी फिशन हुआ है इससे पेरेंट से प्रोजेनी बनी है, वो ऑर्गेनिज्म ही एक था, ठीक है। हमारे अंदर तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म जो है पूरा दिख रहा है, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर अगर सेल डिवाइड हो रही है तो उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोल रहे हैं हम उस ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। हालांकि सेल ग्रो हो रही है, सेल नंबर में ग्रो हो रही है, नंबर में इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ बोलेंगे, लेकिन वहां तो हम ग्रोथ भी यही बोलेंगे, रिप्रोडक्शन भी यही है। हाँ बेटा। सर मैं कह रही इस चैप्टर की वेटेज क्या है नीट में, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो नॉर्मली यही आते हैं ना कि वो जीनस वगैरह से रिलेटेड। हाँ बेटा, जीनस वगैरह से फाइलम, रिलेटेड फैमिली आते वाला। हैं इसमें, मैं आपको बता रहा हूं। अब तक हमने इसमें जितना भी पढ़ा है, ये अभी जो हम ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाला हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, ये 2016 का क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये जो 2016 का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2007 का क्वेश्चन है। अल्टीमेटली ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है हमारा, ये वाला यहां से आया 2007 का क्वेश्चन। तो यदा कदा आए हुए हैं, कभी कभार आए हुए हैं, ठीक है। 2011 में पूछा गया है, फिर 2016 में काफी पूछा गया है, देन 2010-11 में है, देन जीनस और स्पीशीज से फिर कोई क्वेश्चन नहीं पिछले 15 सालों में। 2018 में क्वेश्चन है हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, कीज, उन सब से क्वेश्चन है। इधर कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे है, ठीक है बस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछ लिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पूछ लिया, और पीछे वहां पर जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, कैटलॉग, मैनुअल फ्लोरा, कीज, उनसे पूछ लिया। ये है बेटा, ठीक है। अगर हम इस पोर्शन की बात करें ना, तो इस पोर्शन से पिछले 15 सालों में केवल एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 क्वेश्चन। तो जहां जहां पर आ रहा है वहां वहां पर वैसे करते हुए चलेंगे। बाकी तो क्या बेटा, इसका कुछ बता नहीं सकते कि यहां से क्या फ्रेम नहीं होगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर इजी कैटेगरी का उनको बनाना हुआ और ये वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर निकला जहां से अभी कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, तो यहीं से वो बना देंगे, है ना। तो ऐसा कह नहीं सकते कि यहां से नहीं बनेगा, ठीक है। यहां से देखें, increase in number of cells, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number, hence we notice in a single cell organism, we are not very clear about this term,
और फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एटसेट्रा। तो अगर वो एक्सेप्शन हम ले लेते हैं या कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज ले लेते हैं तो आप क्या बोलोगे? क्या रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है? नहीं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, डिफाइनिंग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग है, उनके अंदर सेल्स हैं, उनके अंदर सेल्स ग्रो हो सकती हैं, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन सेल नंबर एंड इंक्रीज इन सेल साइज, तो वो उस पर एप्लीकेबल तो होता है। तो हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप को रिप्लिकेट नहीं कर सकता है। ये मत सोचना कि वो मिट्टी का ढेला था, वो टूट गया, 2 में टूट गया, 4 में टूट गया तो इसको रिप्रोडक्शन कह देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। रिप्रोडक्शन में केवल और केवल यही नहीं होता है कि 1 से 2 बन जाए या 1 से 4 बन जाए। बात ये होती है कि जो इंफॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म में थी, उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं एनिमल में थी या प्लांट में थी, वो उससे बने हुए सारे एनिमल या प्लांट में किसी न किसी तरीके से चली गई है। ठीक है, तो जो पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो भी बहुत मायने रखता है इन डिसाइडिंग वेदर दिस इज रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। ठीक है, देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। देखें, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, पहले बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, हालांकि इसका भी एक एक्सेप्शन है। इन विट्रो में अगर हम एंजाइम को डाल दें सबस्ट्रेट के ऊपर तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन क्या वो एक लिविंग कंपार्टमेंट है? बिल्कुल नहीं, आइसोलेटेड नहीं है ना, वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, एनवायरनमेंट से बिल्कुल कनेक्टेड है, इसलिए वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक मतलब फिर उस केस में नहीं कहलाएगी। लेकिन हम वो चीज अवॉइड करते हैं और इसको बोल देते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वो तो हम कर रहे हैं ना, वो तो हमने करने की कोशिश की है, वैसा है। All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various class, sizes, functions, are constantly being made and changed into some other biomolecule. तो आपको मेटाबॉलिज्म की यहाँ पर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स दिख गई। क्या? हाँ, constantly being made and changed into some other biomolecule. Constantly being made, ये क्या आ जाएगा बताओ? एनाबॉलिज्म। ठीक है, और changed into some other biomolecule। अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो क्या होगा? वो चेंज हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है। Okay, these conversions are chemical reaction or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside the body, as they are unicellular and multicellular. चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, दोनों की ही बॉडी में कॉन्स्टेंटली ये रिएक्शंस चल रही हैं। All plant, animal, fungi, microbe exhibit metabolism. Sum total of all, ये होता है metabolism actually. Sum total of all the biochemical reactions occurring in the body is called what? Metabolism. No non-living are objects are exhibiting any metabolism. कोई non-living organism के अंदर metabolism नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई chemical जो है per second जो है millions of molecules नहीं टकरा रहे हैं।